अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10.6 के बारे में। तो इस वीडियो में हम पहले 14 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि अल्टरनेटिंग सीरीज किसको कहते हैं और अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट क्या होता है। उसके बाद ही हम इस पे ये अप्लाई कर पाएंगे और कुछ रिजल्ट जो है वो निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अल्टरनेटिंग सीरीज बेसिकली हमें देखने को कैसे मिलती है। लेट्स से आपके पास सीरीज है कुछ इस टाइप की, जिसमें आपके पास है सुमेशन n1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक -1 की पावर n+1 un। तो यहाँ पर बेसिकली ये सिर्फ आर्बिट्रेरी नंबर्स है, मतलब n आपका 1 2 3 4 5 कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, यहाँ पर ये मसला नहीं है। और n+1 है तो n हो सकता है, n-1 हो सकता है, n+2 हो सकता है, यहाँ तक ये भी कोई इशू नहीं है। और un अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो आता है u1 -u2 + u3 -u4। तो मतलब क्या हो रहा है कि आपके पास ऐसी सीरीज जिसमें साइन जो है वो अल्टरनेट कर रहा है, एक टर्म के साथ पॉजिटिव, दूसरी के साथ नेगेटिव, तीसरी पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। इस तरह की जो सीरीज है उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज। ठीक है, अल्टरनेटिंग सीरीज क्या है? ऐसी सीरीज जिसमें एक टर्म पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव है, तीसरी पॉजिटिव है, चौथी नेगेटिव है। मतलब हर टर्म के चेंज होने से साइन भी साथ में चेंज होता जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये सीन रहेगा। और इसमें ये जो टर्म्स हैं ये टर्म्स सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हूं, ऐसा नहीं हो सकता। आप देखें जरा, अगर हम u2 को नेगेटिव ले ले तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो फिर वो जो कंडीशन है वो कंडीशन यहाँ पे इनबिल्ट नहीं रहेगी, कंडीशन जो है यहाँ पे फुलफिल नहीं रहेगी। ठीक है, सो ये जो u1 u2 u3 ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये आपके पास कोई भी नंबर हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन साइन इनका चेंज हो रहा है। मतलब एक के साथ पॉजिटिव है, दूसरे के साथ नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। कोई सी भी दो कंसेक्टिव टर्म्स ले लें, एक के साथ पॉजिटिव होगा एक के साथ नेगेटिव होगा, और उनको आपने पॉजिटिव कंसीडर करना है और वो पॉजिटिव होंगी। अगर हमको नेगेटिव लेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो फिर यहां पर वो सीरीज में गड़बड़ हो सकती है, फिर वो अल्टरनेटिंग नहीं रहेगी। सो इस तरह की सीरीज को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज। और इस तरह की सीरीज को चेक करने के लिए कि इनमें से कौन सी सीरीज जो है वो कन्वर्ज करती है और कौन सी सीरीज डाइवर्ज करती है, तो इसके लिए 3 कंडीशंस हैं। अगर वो 3 कंडीशन फुलफिल हो जाए तो हम कहते हैं कि ये अल्टरनेटिंग सीरीज जो है ये कन्वर्ज करती है, अदरवाइज डाइवर्ज करती है। तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है फर्स्ट कंडीशन ये है कि un जो है बेसिकली यहाँ पर ये जो आप u1 u2 u3 u4 ये सारी टर्म्स ले रहे हैं, ये सारी टर्म्स पॉजिटिव होनी चाहिए। और ये बेसिकली डेफिनेशन में आ जाता है अल्टरनेटिंग सीरीज में। अगर आप पॉजिटिव ना हो तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज ही नहीं होती है। ठीक है ना, तो अल्टरनेटिंग सीरीज की ये डेफिनेशन में ये ताकि पता चल सके कि यहाँ पर अगर ऐसा नहीं होगा तो वो अल्टरनेटिंग सीरीज ही नहीं होगी। ठीक है ना, आप इसको इस सेंस में लेके चल सकते। अगर ये सारे पॉजिटिव नहीं है तो वो अल्टरनेटिंग सीरीज ही नहीं है। सो पहले की शर्त क्या है? पहली शर्त क्या है कि वो अल्टरनेटिंग सीरीज होनी चाहिए। तो अल्टरनेटिंग सीरीज होने के लिए क्या कहा उसने कहा कि ये टर्म होनी चाहिए। उसके बाद वो कह रहा है दूसरी कंडीशन, बज़ाहिर तो नजर आ रहा है ना कि पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन अगर इनमें से कोई नेगेटिव या पॉजिटिव हो गई, ये नेगेटिव हो गई तो ये अल्टरनेटिव वाला किस्सा खत्म कर देगी, और ये नेगेटिव हो गई तो 2 बार नेगेटिव आ जाएगा, तो फिर किस्सा खत्म हो जाएगा। सो शर्त यह है कि पहले वो अल्टरनेटिंग सीरीज हो। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है सेकंड, यहाँ पर un जो आपके पास आ रहे हैं ये नॉन इंक्रीजिंग हो। नॉन इंक्रीजिंग, यहाँ पर नॉन और इंक्रीजिंग मिलकर बन रहे हैं। सो इंक्रीजिंग कहते हैं कि इसमें फंक्शन की वैल्यू जैसे जैसे हम x बढ़ाते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट बढ़ाते हैं, डिपेंडेंट भी हमारा बढ़ता चला जाता है, उसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग। ठीक है ना, हमने 1 पुट किया और 2 पुट किया, हमने फंक्शन में 1 पुट किया। अगर सिंपल फंक्शन की बात कर लें, अगर हमने फंक्शन में 1 पुट किया और आंसर आया 2, और एक और वैल्यू हमने ली जो 1 से बड़ी है, ये छोटी है। अगर हमें डेफिनेशन से बताने की कोशिश करूं, लेट से हमारे पास एक फंक्शन से समझने की कोशिश करते हैं। लेट से आपके पास एक फंक्शन है f of x, ठीक है, ये आपके पास फंक्शन है। तो आपने क्या किया, आपने 2 एलिमेंट्स ले लिए। लेट से a इज लेस देन b, a जो है b से छोटा है। सो हमने क्या किया, हमने फंक्शन में पुट कर दिया f of a जो है ये लेस है f of b से। अगर हमने a छोटी वैल्यू ली, फंक्शन ने आंसर भी छोटा दिया, और बड़ी ली तो बड़ा दिया, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है ना, और यही काम सीक्वेंस के लिए है।
ठीक है, आपके पास एक सीक्वेंस है लेट से UN। आपने क्या किया, आपने U1 की वैल्यू फाइंड की, क्योंकि यहां पर लेट से आप 1 2 ले लेते हैं, 1 इज लेस देन 2 है, ठीक है ना, 1 इज लेस देन 2 सीधी सी बात है। सो U1 जो है वो लेस देन U2 आता है, तो इस केस में हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस क्या है, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। लेकिन यहां शर्त क्या है, नॉन इंक्रीजिंग, मतलब उलट, ठीक है ना, नॉन इंक्रीजिंग, इंक्रीज ना हो। इंक्रीज ना हो इसके दो सेंस बनते हैं, या तो वो कांस्टेंट हो सकती है या वो डिक्रीज हो सकती है। अब देखिए ना, एक चीज इंक्रीज नहीं हो रही, इंक्रीज नहीं हो रही तो उसके मतलब दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो कांस्टेंट है, ठीक है ना, वो नहीं बढ़ रही, इंक्रीज नहीं हो रही, तो मतलब वहां पर वो स्टॉप कर रही है, 2 2 2 2 सारे टर्म्स 2 2 यहाँ पर ये भी 2 आ रही है, 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 सारी टर्म्स 2 2 आ रही है। सो ये भी आपके पास कौन सी कंडीशन में आ जाएगी, नॉन इंक्रीजिंग, इंक्रीज तो नहीं हो रही ना। उसके बाद दूसरी क्या है, नॉन इंक्रीजिंग में एक इंक्रीज नहीं हो रही, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है डिक्रीज होना। डिक्रीज होना का मतलब क्या है, कम होना। आपने छोटी वैल्यू ली, आंसर जो है बड़ा आ गया। जिस तरह से आपने ये लिया, ए छोटा था बी से, आपने ये वैल्यू ली, लेकिन जो है डिक्रीजिंग, इसमें उलट होता है। आपने एफ ऑफ ए का आंसर जो है एफ ऑफ बी के आंसर से, यहां पर ये टर्म बड़ी थी, ये नंबर बड़ा था, जब आपने फंक्शन में पुट किया तो उसने आंसर छोटा दिया, इसको बोलते हैं आप डिक्रीजिंग फंक्शन। और यही काम सीरीज के लिए होता है। तो 1 इज लेस देन 2, सो लेकिन जब आप U1 निकालोगे तो U1 बड़ा आएगा U2 से, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है ना। तो ये कहानी से बेसिकली हो रही है। सो दो कंडीशन हमें मिली, एक पहली कि भाई ये सारे पॉजिटिव होने चाहिए और दूसरी मिली कि ये जो है नॉन इंक्रीजिंग होना चाहिए, या तो ये कांस्टेंट हो या ये डिक्रीज हो रहा हो, ठीक है ना। दोनों का मतलब यही है कि ये इक्वल टू का मतलब क्या है, कांस्टेंट, और ये जो ये निशान लगा हुआ है मतलब ग्रेटर देन का मतलब क्या है, डिक्रीजिंग, ठीक है ना। जैसे जैसे आप नंबर्स को बढ़ा रहे हो, आप देखें ना, सीधी सी बात है, नेचुरल एक एन एक नेचुरल नंबर हो, सो एन जो है और n+1 का रिलेशन क्या होगा, सीधी सी बात है, n जो है बड़ा होगा और n+1, सॉरी यहां पर क्या है, उलट लिख रहा हूं मैं, यहां पर n क्या है, वो n जो है n+1 से छोटा होगा। लेकिन ये डिक्रीजिंग करने के लिए क्या होगा, उलट हो गया, जो बड़ा है वो छोटा आंसर देगा, जो छोटा है वो बड़ा आंसर देगा। तो ये कहानी है बेसिकली। आपके पास सेकंड कंडीशन क्या है कि आपके पास ये जो UN वाली टर्म्स हैं, ये टर्म्स आपके पास नॉन इंक्रीजिंग होनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए, डिक्रीज हो सकती हैं या कांस्टेंट रहे। तीसरी कंडीशन ये है कि UN अप्रोचेस टू 0, ये खास यहां पर आप सिंबल समझ सकते हो। जब भी हम जो लिमिट्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम इस पे लिमिट लगा रहे हैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। दूसरे लफ्जों में अगर मैं इसको लिखूं तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, UN पे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट लगाएं और आंसर 0 आए। तो ये तीन कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं तो हम कहते हैं कि ये जो सीरीज है, ये सीरीज क्या करती है, कन्वर्ज करती है। और इनमें से कोई एक भी ब्रेक डाउन करती है तो हम कहते हैं कि ये सीरीज जो है वो डाइवर्ज करती है, ठीक है। सो ये हो गया बेसिकली हमारा अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। क्वेश्चन लेके चलते हैं। अब देखें, पहली कंडीशन हमारी ये है कि हमने ये चेक करना है कि यहां पर ये जो हमें टर्म्स दी गई हैं ये सारी पॉजिटिव है। सो इसके UN की बात करें तो क्या है, UN विच इज इक्वल टू 1/√n। अच्छा, n आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहां से नजर आ रहा है कि n क्या है, वो पॉजिटिव है। सो अगर n पॉजिटिव है तो किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, सीधा सीधा पॉजिटिव होता है वो। तो अगर 1 पे कोई पॉजिटिव नंबर डिवाइड करेंगे तो आपको नेगेटिव आंसर तो कभी नहीं मिलेगा। तो इट मीन दैट कि यहां पर UN जो है बेसिकली ये ग्रेटर देन 0 होगा। ये पॉजिटिव टर्म हो गई, ये पॉजिटिव टर्म होगी, कभी भी नेगेटिव ये हो ही नहीं सकती। एक कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, ये कांस्टेंट भी नहीं है, मतलब नॉन इंक्रीजिंग हमने चेक करना है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपको क्योंकि पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको भूल ना जाए। सो नॉन इंक्रीजिंग, सो नॉन इंक्रीजिंग का सीन क्या है, या तो ये कांस्टेंट है या ये डिक्रीज हो रही है। अब कांस्टेंट तो ये है नहीं, अब सीधी सी बात है, यहाँ पर ये कांस्टेंट नहीं है, 1 पुट करेंगे तो 1, 2 पुट करेंगे तो कुछ और आएगा, 3 पुट करेंगे तो कुछ और आएगा। सो ये कांस्टेंट तो है नहीं, बाकी रह गया डिक्रीजिंग। अच्छा, डिक्रीजिंग को चेक करने के लिए दो मेथड है।
एक है बाय डेफिनेशन मेथड। बाय डेफिनेशन मेथड जो मैंने आपको पहले बताया कि हमने क्या लिया, हमने दो नंबर ले लिए, एक नंबर छोटा है और दूसरा नंबर बड़ा है, और हमने साबित करना है कि UA जो है ये बड़ा है और UB जो है वो छोटा है। अगर मैं इसको स्पेशलाइज कर दूं यहां पर तो n और n+1 के लिए, क्योंकि n इज लेस देन n+1, सो अगर मैं साबित कर दूं कि UN जो है इसका आंसर जो है ये क्या है, ये इससे बड़ा है और इसका आंसर छोटा है, ये है बाय डेफिनेशन। जो नॉन इंक्रीजिंग की डेफिनेशन है वो ये है। इक्वल टू लगा दें तो कोई इशू नहीं है, इक्वल टू भी लगा दें तो दोनों केसेस हो जाएंगे। तो एक तो रास्ता आपके पास ये है। दूसरा रास्ता, आपने जब चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था, चैप्टर नंबर 4 इसी बुक का थॉमस कैलकुलस का, जिसमें हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा था, तो उस चैप्टर में हमने एक रूल पढ़ा था किसी भी फंक्शन के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होने का। तो वही रूल हम यहां लगा सकते हैं। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी फंक्शन है सो उसका हमने चेक करना है कि कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो हम क्या करते थे, हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते थे, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते थे, वहां से हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे। तो जो क्रिटिकल पॉइंट आता था उसके हिसाब से इंटरवल भी चेक करते थे, इंटरवल बना लेते थे। लेट से हमें जो जिस पर डेरिवेटिव मिला वो लेट से वो पॉइंट कौन सा, A है, जिस पर हमारा डेरिवेटिव क्या है, f' ऑफ A जो है बेसिकली 0 है। हम क्या करते थे, इंटरवल बनाते थे, मतलब -∞ टू A, ठीक है, और यूनियन A टू +∞। हम क्या करते थे, हम यहां से इनके दरमियान में से कोई पॉइंट उठाते थे और डेरिवेटिव वाले फंक्शन में पुट करते थे, चेक करते थे कि आया इसका आंसर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर आपके डेरिवेटिव का आंसर इसमें से कोई पॉइंट उठा रहे हैं, लेट से हमने पॉइंट उठा लिया A1, इसने आंसर दे दिया पॉजिटिव, तो हम कहते थे ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन आपका जो है इंक्रीजिंग है। और अगर आंसर दे देता था नेगेटिव, मतलब f' ऑफ A1 ने आंसर दे दिया नेगेटिव, तो हम कहते थे ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। और मैं इसको फंक्शन के साथ ही क्यों जो है रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि भाई ये जो सीक्वेंस होता है ये बेसिकली एक फंक्शन ही होता है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर एंड रेंज इज सेट ऑफ रियल नंबर। तो एक फंक्शन होता है जो बेसिकली एक फंक्शन ही होता है, जो आपका सीक्वेंस होता है, जिसकी डोमेन होती है नेचुरल नंबर और रेंज होती है रियल नंबर। सो इसीलिए मैं इसको रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं आपके फंक्शन से, और फंक्शंस के बारे में हमने जानते हैं कि क्या सीन होता है हमारे पास। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसको हम जो है बाय डेफिनेशन आसानी से प्रूव कर पाएंगे। इस डेफिनेशन से n+1 है, बेसिकली n+1 बाय डेफिनेशन से आसानी से प्रूव कर सकते हैं 1 से 2 स्टेप्स में। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे, तो उसके लिए हम इस रूल का यूज करेंगे फंक्शन को डिक्रीजिंग साबित करने के लिए। ठीक है, आपको फिर से कह रहा हूं कि जो सिंपल क्वेश्चन होंगे जिनको आसानी से बाय डेफिनेशन से प्रूव कर सकते हैं, उसको हम इसी बाय डेफिनेशन ही प्रूव करेंगे। और अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे मिले जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, बाय डेफिनेशन हम आसानी से कर नहीं पा रहे, हालांकि हो जाएंगे डेफिनेशन से, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, हो जाएंगे, लेकिन वहां पे ये डेफिनेशन जो है ये ज्यादा सूटेबल होगी, तो उसके लिए हम उसका यूज करेंगे। अच्छा, कहानी अब हम अपने क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सारा मेथड जो है वो हमने सीख लिया। एक चीज हमने साबित कर ली कि भाई ये सारा पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसके डिक्रीजिंग की बात साबित करते हैं कि क्या ये डिक्रीजिंग है कि नहीं है। अच्छा, सो दूसरी कंडीशन हम यहां लिख लेते हैं un विच इज इक्वल टू, हमने देखा है कि 1/√n है। हमें साबित क्या करना है, अगर हम इसको थोड़ा सा साइड पे करके देखें कि हमें क्या साबित करना है, यहाँ पर ये बहुत छोटा हो गया, सो यहीं लिख देता हूँ। हमें साबित करना है कि un+1 जो है ना,
इसका आंसर लेस देन एंड इक्वल टू आता है un से। दूसरे लफ्जों में हमें ये साबित करना है, ये मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ आपको, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या होगा इसके पीछे की कहानी। हमने ये साबित करना है कि 1/√n प्लस 1 विच इज क्या है, विच इज लेस देन एंड इक्वल टू 1/√n। अब ये सीधी सी बात है, हम प्रूव कर लेते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं कि n प्लस 1 जो है ये बड़ा है n से, सीधा है। इसका स्क्वायर रूट ले लें तब भी ये इससे बड़ा होगा, तो n प्लस 1 जो है ये ग्रेटर देन है स्क्वायर रूट n से। और अगर हम इसका रिवर्स करें तो जो ग्रेटर है वो लेस हो जाएगा, जो लेस है वो ग्रेटर हो जाएगा। सो 1/n प्लस 1 स्क्वायर रूट विच इज लेस देन एंड इक्वल टू 1/√n। सो un प्लस 1 विच इज लेस देन एंड इक्वल टू un प्रूव हो गया। ये डिक्रीजिंग है, दूसरी कंडीशन प्रूव हो गई। इसको प्रूव किया इस तरह से, डेरिवेटिव की मदद से प्रूव कर सकते हो। आप डेरिवेटिव देखें, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। अगर हम इसको दूसरे वे से प्रूव करने की कोशिश करें तो वो भी हम करके देख लेते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं है कि हमने एक मेथड से और किया, दूसरे मेथड से कुछ और है। हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। अब un विच इज इक्वल टू, हम इसको लिखें तो u की पावर -1/2। सो इसका डेरिवेटिव आएगा un डैश, लिख रहा हूं, विच इज इक्वल टू नथिंग बट -1/2 और u की पावर -1/2, -1 पावर रूल की मदद से -3/2। सो इट मीन्स दैट मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 u की पावर 3/2 नेगेटिव का। अब ये सारा आंसर, ये u टर्म्स हमने देखा है, u सारा पॉजिटिव है, सॉरी ये बल्कि u है ही नहीं बल्कि ये n है, ठीक है ना, ये n है। और n हमारा 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो n तो वैसे पॉजिटिव है, तो ओवरऑल ये सारी टर्म तो पॉजिटिव है। इसके साथ नेगेटिव आ रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि हम जब n 1 से इन्फिनिटी तक लेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें नेगेटिव मिलेगा। तो नेगेटिव का मतलब होता है डिक्रीजिंग। तो डेरिवेटिव से भी आप देख सकते हो कि इसका डेरिवेटिव 1 से इन्फिनिटी वाला इंटरवल जो है, इसमें हमारे पास ये डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। तो इट मीन दैट कि ये क्या है, डिक्रीजिंग है। बाय डेफिनेशन भी ये डिक्रीजिंग है। और वो जो डेरिवेटिव का टेस्ट हमने, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हम इसको कहते हैं। तो ये कहानी हमने की है, दोनों रास्ते इख्तियार किए हैं, कोई इशू नहीं है, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। मैं सिर्फ पहली एग्जांपल क्वेश्चन है, सो मैं इसलिए दोनों को करके सॉल्व करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, हर बार ऐसा नहीं होगा। अब तीसरी कंडीशन ये थी कि उस पे लिमिट ले लो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो अब इसमें लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले लो तो क्या ये 0 आता है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/√n सीधा सीधा 0 आता है। तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो ये कन्वर्ज करती है। सो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ है। थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन बात समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूं कि समझ आ जाएगी। अच्छा, अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो चाहे तो आप इस पे भी आ जाएं, इस पे भी आ जाते हैं। सो यहाँ पर देख लें कि 1/n की पावर 3/2 ये क्या है, ये 0 से बड़ा है, क्योंकि n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक है। तो सीधी सीधी बात है कि ये पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव पे पॉजिटिव डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव। सो एक कंडीशन आपकी पूरी हो गई। या फिर इसको लिख सकते हो कि un इज ग्रेटर देन 0, फर्स्ट कंडीशन आपकी पूरी है। सेकंड क्या है, सेकंड सीधी सीधी बात है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर u जो है यहाँ पर n प्लस, यहाँ पर वही बाय डेफिनेशन में आपको यहाँ पर करके दे रहा हूँ, हालांकि इतना टफ नहीं है। n+1 जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू नहीं है बल्कि ग्रेटर ही होता है, बस जस्ट मैं डेफिनेशन को प्रूव करने के लिए लिख रहा हूँ। सो इसकी पावर 3/2 ले लो। सो इसकी पावर ले ली मैंने, n+1 की पावर 3/2 ले ली, तो क्या फर्क पड़ता है, ये फिर भी ऐसा ही रहेगा। रिवर्स कर देंगे ये तो छोटा हो जाएगा, रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो 1/n+1 इसकी पावर 3/2 विच इज लेस देन एंड इक्वल टू 1/n की पावर 3/2। ये किसकी वैल्यू है, ये un+1 की वैल्यू है विच इज लेस देन एंड इक्वल टू un। सो प्रूव हो गया है कि ये क्या है,
ये डिक्रीजिंग है बाय डेफिनेशन, ये बाय डेफिनेशन मैंने प्रूव किया। और दूसरा रूल जो है, मैं डेरिवेटिव वाला डेरिवेटिव लेके देख लें तो वो भी आपको यही मिलेगा, मैं डेरिवेटिव लेके देखने वाला नहीं हूँ। अब लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1/n की पावर 3/2, तो सीधा सीधा इन्फिनिटी की पावर जो भी लेंगे वो आपको इन्फिनिटी मिलेगा, तो 1/infinity विच इज इक्वल टू 0। सो इट मीन्स दैट ये भी कन्वर्ज करती है, सीधा सीधा इसका केस भी हो गया। सो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मतलब बात करने का ये है। अच्छा, तो n 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक आ रहा है, तो un विच इज इक्वल टू है यहाँ पर un, सो un विच इज इक्वल टू 1/n 3 की पावर n। अब 3 की पावर पॉजिटिव लेंगे तो उसने नेगेटिव आंसर कहाँ देना है, और n अब वैसे ही पॉजिटिव है, इसने आंसर कहाँ नेगेटिव देना है, तो ये तो सीधा सीधा नजर आ रहा है कि ये पॉजिटिव है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऐसे लिख दें। ये चीज क्या है, पॉजिटिव है। और ये लाजमी साथ में लिखना है कि इस वैल्यूज के, इन वैल्यूज के लिए क्या पॉजिटिव, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमने प्रूव करना है कि जो n+1 वाला किस्सा है, और वो हम देखते हैं। तो देखें un+1 आएगा किसके इक्वल, यहाँ पे देखें, ये आपके पास है n+1 जो है, ये क्या है, ये है बेसिकली, यहां पर आप इसको कह सकते हो कि ये क्या है, ये ग्रेटर देन है इसके, है, बिल्कुल है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर इसको 3 की पावर n दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर n इंटू n+1 विच इज ग्रेटर देन n 3 की पावर n। ऐसा ही है, मैंने इसको भी इससे मल्टीप्लाई, 3n से मल्टीप्लाई, इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या बनाना चाह रहा हूं, मैं 3 की पावर n+1 बनाना चाह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर n+1 मैंने एक तो n+1 बना लिया, यहाँ पर भी तो n+1 बनाना चाहिए, क्योंकि मुझे un+1 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर n+1 तो मैं 3 और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 इंटू 3 की पावर n इंटू n+1। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक चीज बड़ी है, लेट्स से 2 जो है वो 1 से बड़ा है, तो 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या वो छोटा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तो 6 भी तो 1 से बड़ा ही होगा। तो यही काम यहाँ किया, एक चीज पहले उससे बड़ी है और उसको मजीद बड़ा कर देंगे तो वो उससे बड़ा ही रहेगा, छोटा तो नहीं होना ना उसने। तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है बेसिकली, इसको मैं पहले लेके आ रहा हूँ क्योंकि बाय डेफिनेशन n+1 और इसकी पावर 1 है और इसकी पावर n है, तो मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर n+1 विच इज ग्रेटर देन n 3 की पावर n। अब इसको रिवर्स कर दूं तो ये डेफिनेशन बन जाएगी, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल कर देता हूं, तो रेसिप्रोकल कर दें तो क्या आता है बेसिकली 1/n+1, और ये क्या आता है 3 की पावर n+1 विच इज लेस देन 1/n 3 की पावर n। और ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है un+1 की और ये वैल्यू है un की। सो यहां पर आप इसको लिख दें भैया, ये un+1 जो है ये लेस देन एंड इक्वल टू है un से, सो ये इट नॉन डिक्रीजिंग, सॉरी नॉन इंक्रीजिंग। वो किस्सा हो गया। तीसरी कंडीशन प्रूव करते हैं, तो क्या ये 0 आता है सो तीसरी कंडीशन आपकी ये है कि भाई जो है un अप्रोचेज टू 0 करना, तो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी un विच इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1/3 की पावर n, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ कर दी मैंने, n 3 की पावर n। सो ये 0 आता है। आप यहाँ पे देख 3 की पावर n जो है 3 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी का इन्फिनिटी से प्रोडक्ट इन्फिनिटी होता है, तो इट मीन दैट 1/infinity विच इज इक्वल टू 0। सो 0 को अप्रोच करती है, सो इट मीन दैट ये कन्वर्जेंट है। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। आसान आसान से क्वेश्चन है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो अच्छा, अब सेकंड बात करते हैं। इसकी फर्स्ट कंडीशन कि un जो है वो विच इज इक्वल टू 4/ln n होल का स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ कि स्क्वायर किसी भी टर्म का हो तो कभी नेगेटिव होगा, नहीं होगा। तो 4 पे कोई पॉजिटिव नंबर डिवाइड करेंगे तो वो नेगेटिव तो नहीं आने वाला ना, पॉजिटिव ही आएगा। फॉर ऑल वैल्यूज n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2।
यहाँ पर यह बात हमें पता चल गई। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि ये डिक्रीजिंग है कि नहीं है। अगर un+1 की वैल्यू क्या होगी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि un+1 की वैल्यू होगी क्या। जहाँ पे n है वहां पे n+1 पुट कर दें तो 4/ln × n+1 होल का स्क्वायर, ये वैल्यू होनी है बेसिकली आपके पास un+1 की। तो यही काम करते हैं। अब देखें, ये जो ln n है, ये ln n जो होता है ना, ln n, इसका आंसर जो होता है, ये आंसर जो है बेसिकली यहाँ पे इसको ऐसे कह सकते हो कि ये है ln n का आंसर जो होता है ना, लेस देन और इक्वल टू होता है ln × n+1। ऐसे नहीं समझ में आता तो इसको ऐसे लिख लें जो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि n इज लेस देन एंड इक्वल टू n+1, दोनों का ln ले लें तो ln n विच इज लेस देन एंड इक्वल टू ln × n+1। ठीक है, स्क्वायर कर दें दोनों का। ये दोनों नेगेटिव, ये नेगेटिव नंबर नहीं है, इसका आंसर क्या आता है? पॉजिटिव आता है। ln n का आंसर क्या आता है? पॉजिटिव आता है। जब n 2 लेगी ना, ln का जो बेसिकली रेंज होती है वो होती है -∞ टू +∞, और ये 1 से पहले पहले नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं। मतलब 0 से 1 तक अगर हम डोमेन लें ना इसकी, तो इसकी जिसकी जो रेंज आती है वो -∞ से जो है 0 तक पहुंच जाती है। और अगर 1 से आगे जाए तो 1 पे 0 आता है, और उसके आगे हम जाते हैं तो फिर आगे कुछ आगे वैल्यूज आना स्टार्ट होती हैं, आगे पॉजिटिव वैल्यूज ही आती हैं। तो हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं। तो ये पॉजिटिव वैल्यू, ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू। तो हम जानते हैं पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर करें तो फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसको लिख सकते हैं ln n होल का स्क्वायर। अगर ये नेगेटिव होते तो फिर फर्क पड़ता था, फिर फर्क पड़ जाना था। आप देखें, ये -1 जो होता है ये क्या होता है? ये ग्रेटर होता है -2 से। ठीक है, लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4। अब ये इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर करने से नेगेटिव हो तो स्क्वायर करें तो उलट हो जाता है, लेकिन पॉजिटिव हो तो फर्क नहीं पड़ता। अब ये देख लें, 2 इज लेस देन 3 है, सो 4 इज आल्सो लेस देन 9। कोई इशू नहीं है, पॉजिटिव के लिए कोई इशू नहीं, नेगेटिव के लिए इशू है, और ये है पॉजिटिव। किस्सा खत्म। सो स्क्वायर कर दिया, विच इज लेस देन एंड इक्वल टू ln × n+1, इसका स्क्वायर कर दिया, रिवर्स कर दिया। सो 1/, यहाँ पर इसको थोड़ा नीचे लेके आते हैं, रिवर्स कर देते हैं। सो बेसिकली ये हो जाएगा 1/, ln n जो है ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू हो जाएगा 1/ln × n+1, इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। लेकिन डेफिनेशन में हमें 4 भी चाहिए, तो 4 दोनों से मल्टीप्लाई कर दो तो 4/ln n होल का स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4/ln × n+1 होल का स्क्वायर। सो इट मीन्स दैट un which is greater than or equal to un+1, so it's not increasing। प्रूव हो गया। तीसरी कंडीशन, क्या इसका आंसर 0 आता है? अगर 0 आता है तो ठीक है, वरना कुछ और सोचते हैं। सो un है किसके इक्वल? तो un which is equal to 4 divided by ln n होल का स्क्वायर। So limit n approaches to infinity, un which is equal to limit n approaches to infinity 4 divided by ln n होल का स्क्वायर। ln इन्फिनिटी होता है, पहले भी बता चुका, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होता है, तो 4/∞ which is equal to 0, so it's convergent। इसका खत्म। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर आप देखें तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आपको वही सिचुएशन करनी पड़ेगी। मतलब आपको यहाँ पर अगर देखें तो ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है। अगर आप इसमें थोड़ा सा देखें तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि इसको बाय डेफिनेशन जो है वो प्रूव करना, अगर हम इसके un+1 की बात करें तो ये होता है n+1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, सॉरी n+1 होल का स्क्वायर प्लस 1। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बाय डेफिनेशन इसको प्रूव करना। ठीक है, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन
हम उस तरफ नहीं जाते, हम इसको जो है डेरिवेटिव की वजह से सॉल्व कर लेते हैं। सो पहली बात तो ये है कि यू एन जो है वो विच इज इक्वल टू एन ओवर एन स्क्वायर प्लस 1 है। अब एन 1 से स्टार्ट हो रहा है तो ये नेगेटिव कभी होगा नहीं। एन स्क्वायर प्लस 1 इज आल्सो पॉजिटिव, सो ये पहले केस में तो ये है कि ये पॉजिटिव तो होगा, नेगेटिव तो ये होने वाला नहीं है। डेरिवेटिव ले लें सेकंड कंडीशन में, ठीक है। सो यू एन डैश विच इज इक्वल टू, इसको अगर आप इसको इस तरह नहीं लिखना पसंद करते तो फिर आप वही दूसरा रूल जो होता है लिखने का, डी ओवर डी एन, हम विद रिस्पेक्ट टू एन डेरिवेटिव ले रहे हैं यू एन का। सो इस पे आएगा एन स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। सो इसका डेरिवेटिव आएगा एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस, ये मैंने इसको सेम लिखा है, एन का डेरिवेटिव लिए और इसकी बात करते हैं तो एन सेम आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n स्क्वायर। तो इट मीन दैट मैं यहाँ इसकी बात करूँ तो ये आता है n प्लस 1 होल का स्क्वायर। यहाँ पर देखें तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका n स्क्वायर बेसिकली 1 माइनस n स्क्वायर और यहाँ पर बेसिकली ये n स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर था, ठीक है। सो डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इंटरवल फाइंड करना कि कौन से इंटरवल में कहाँ पे क्या होता है। और n स्क्वायर प्लस 1 जो है ये तो जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हम इसको जीरो के एक बार रखते हैं तो कम्प्लेक्स नंबर आता है तो किस्सा खत्म, ये जीरो नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये जीरो हो नहीं सकता। ये जीरो होता है कम्प्लेक्स नंबर के लिए। अगर आप यहाँ से n वैल्यू निकालेंगे तो n विच इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा आएगा, सो इट्स कम्प्लेक्स नंबर, तो हम तो रियल की बात करें तो इसका मतलब ये वाला किस्सा तो हो गया तमाम। अब ऊपर वाले को जीरो के इक्वल पुट करते हैं, जो डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करना होता है, तो यू एन डैश को हम जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। इट मीन दैट 1 विच इज इक्वल टू 1 माइनस जीरो विच इज इक्वल टू 1 माइनस एन स्क्वायर, सो इट मीन दैट एन विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। इसके इंटरवल्स क्या बनेंगे, इसके इंटरवल्स बनेंगे नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है, नेगेटिव इन्फिनिटी टू नेगेटिव इन्फिनिटी टू -1, फिर पॉजिटिव -1 टू +1 और +1 टू इन्फिनिटी। हमारा जो है इंटरवल हमने सिर्फ पॉजिटिव इन्फिनिटी, +1 से लेकर इन्फिनिटी की बात करनी है। सो यहीं पर हमने बात करनी है और हम इंटरवल अपना देख लेते हैं, हमें जो दी हुई है वैल्यूज वो क्या दी हुई है देख लेते हैं। एन हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, किस्सा खत्म। यहाँ पर आप इस चीज को लेकिन देखें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर ये हमारे पास आ रहा है 1 से इन्फिनिटी, तो कोई इशू नहीं है। सो अब हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं इनमें से और चेक कर लेते हैं कि आया डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव देता है या नेगेटिव देता है। अगर पॉजिटिव दे दिया तो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, अगर नेगेटिव दे दिया तो डिक्रीजिंग। 1 से इन्फिनिटी कोई पॉइंट अपनी मर्जी का ले लें, सो 2 ले लें लेट्स से, तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ। तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है ना, 1 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है, ये 2 का स्क्वायर 4 है तो 1 माइनस की तो क्या आएगा 1 माइनस 4 विच इज इक्वल टू -3। इसका आंसर क्या आएगा -3, और ये तो कभी नेगेटिव होना नहीं, तो इट मीन दैट आपको आंसर मिल गया नेगेटिव, ठीक है ना। और ये जब हम बना लेते हैं तो कोई एक पॉइंट ले लेना तो वो पूरे इंटरवल के लिए वैलिड होता है। तो एक पॉइंट लिया 2 और उसने आंसर दिया नेगेटिव, तो इट मीन दैट हम कह सकते हैं कि ये पे यू एन जो है बेसिकली यू एन डैश is less than 0 for all values of n is greater than equal to 1. So it means that कि ये आपके पास क्या आ गया नेगेटिव आ गया। सो दूसरा किस्सा भी प्रूव हो गया कि ये डिक्रीजिंग है। अब तीसरी कंडीशन ये है कि हम इस पे जो है लिमिट लगाते हैं। सो यू एन विच इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1। सो इट मीन्स दैट के लिमिट n approaches to infinity n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1। डायरेक्ट लिमिट लगाएं तो आंसर नहीं आएगा, तो लॉपिटर रूल का इस्तेमाल कर लेते हैं। सो लिमिट n approaches to infinity, इसका डेरिवेटिव आएगा 1 और इसका आएगा 2n, so it means that 1 over infinity which is equal to 0, so un approaches to 0, so it means that it is convergent। यहाँ पर आपको इशू कभी आ सकता है तो वो इशू यहाँ पे है
कि आपने इसको डिक्रीजिंग साबित कैसे करना है। बाय डेफिनेशन कर लें तब भी हो जाएगा, डेरिवेटिव लेके कर लें तब भी हो जाएगा, जो आपको बेस्ट लगता है वो कर लें। डेरिवेटिव में आपको फिर से थोड़ा गाइड कर देता हूं, अगर आप भूल चुके हो तो डेरिवेटिव में डेरिवेटिव लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, हम पॉइंट्स लेते हैं, पॉइंट्स लेके देखते हैं, इसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं और यहाँ से पॉइंट निकालते हैं, इसको इक्वल जीरो पुट करते हैं और यहाँ से पॉइंट। इसको जीरो के इक्वल पुट करने का फायदा नहीं है, ये जीरो होगा ही नहीं, ये जीरो होता है कम्प्लेक्स नंबर पे, सो इसलिए ये तो बाहर निकल गए। इसको जीरो के इक्वल पुट किया, हमें पॉइंट मिला +-1। इस पॉइंट के हिसाब से हमने इंटरवल बनाने होते हैं, तो ये हमने बनाया -∞ से -1, फिर -1 से +1 और 1 से इन्फिनिटी। ये तो हमारे काम के नहीं है क्योंकि हमारे डोमेन में नहीं, हमारे डोमेन 1 से रिलेटेड है, तो हम सिर्फ इसको उठा लेंगे, इसको उठा लेंगे और पुट करेंगे कि इसमें से कोई एक पॉइंट लेके चेक करेंगे कि उसने डेरिवेटिव पे में पुट करने से आंसर पॉजिटिव दिया तो फंक्शन इंक्रीजिंग, या फिर वो आपका सीक्वेंस इंक्रीजिंग, अगर नेगेटिव दिया तो डिक्रीजिंग। हमने एक पॉइंट लेके चेक किया, 2 लेके चेक किया, उसने आंसर दिया नेगेटिव, सो हमने डिक्रीजिंग का। आप 3 लेके चेक कर सकते हो फिर भी नेगेटिव मिलेगा, 4 पर लेके चेक कर सकते हो वो भी नेगेटिव देगा। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट से नेगेटिव बाकी से पॉजिटिव, कभी नहीं होगा। हर पॉइंट के लिए यही कहानी है, अगर आपने डेरिवेटिव और क्रिटिकल पॉइंट सही से निकालने हैं तब। तो ये फंक्शन आपका, ये आपका सीक्वेंस क्या है, ये आपका सीक्वेंस जो है सिमिलरली जो है ये चीज होल्ड कर। अब ये 6 जो है बेसिकली 6 सेम है, ठीक है ना, 6 जो है वो सेम प्रोसीजर इसके साथ वाला ही है, यही आप करोगे, ठीक है। सो आप इसको ही सॉल्व करोगे, लेकिन यहां पर देखें, अगर आप जरा देखें इसको, आप उस तरफ जाए नहीं, आप उसको तरफ जाए नहीं, वो आपका टेस्ट ले लगने वाला ही नहीं, मतलब जो हमारा जो हम टेस्ट चेक कर रहे हैं वो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर डायरेक्ट इसकी लिमिट ले लो तो un अप्रोचेस टू un की लिमिट ले लो, इसकी लिमिट आने वाली 0 नहीं है, तो वो डिक्रीजिंग चेक करने से पहले आप इसको यही लगा दो, डेफिनेशन लगा दो। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un विच इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 4 ठीक है ना। सो इसका डायरेक्ट नहीं आएगा तो डेरिवेटिव ले लेते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा बेसिकली 2n डिवाइडेड बाय 2n। सो n से कैंसिल, 2 से कैंसिल, सो 1 आ गया, तो 1 की लिमिट क्या आएगी, 1 नहीं आएगी, सो 1 आ गया, डज नॉट इक्वल टू 0। सो ये डाइवर्ज करेगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो आपको वो चेक करने की जरूरत नहीं है, आप यही डायरेक्ट लगा दें। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगे ना कि आपका un जो है वो 0 नहीं देगा, आप क्या करें, डायरेक्ट उस पर ये वो जो इंक्रीजिंग वो सीन सारा करने की जरूरत नहीं है। आपने कोई ये कंडीशन जो है वो क्या करनी है, फुलफिल नहीं करवानी, तो जो आपका है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका डाइवर्ज की तरफ चला जाएगा। सो ये मैं चेक नहीं कर रहा था क्योंकि यहाँ पर ये 0 को अप्रोच कर रहे थे, सो इसलिए हमारा फोकस किस पे होता था, सेकंड कंडीशन पे, कि इसको डिक्रीजिंग साबित करो। ऐसा तो नहीं है कि डिक्रीजिंग नहीं है, ठीक है ना। आप कोई भी क्वेश्चन देख लें वो 0 को अप्रोच कर रहा था, लेकिन ये 0 को अप्रोच नहीं कर रहा। आपने पहले ही आइडिया लगा लेना है कि क्या ये un अप्रोच टू 0 है, अगर 0 है तो फिर वो दूसरी कंडीशन को फुलफिल करवा के देखें, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखें 1 आ रहा था, तो मैंने वो पीछे वाली कंडीशन करने की कोशिश नहीं की और ना ही करने की जरूरत है। कोई एक कंडीशन भी जो है डिस्क्वालीफाई कर रही है तो फिर छोड़ दो उसको, कि वो डाइवर्ज कर दे। तो जो कंडीशन जो है वो आपको लग रहा है कि ये फुलफिल नहीं होगी, तो उसी को आप मेंशन करें कि भाई ये फुलफिल नहीं हो रही, इसको डाइवर्ज कर दो। किस्सा खत्म। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट भी जो आपका होगा बेसिकली उसको देखते हैं, उसमें कहानी क्या है। यहाँ पर देखें, ये आपके पास है, ये भी कुछ सेम सिचुएशन रखने वाला है, इसका आंसर भी आपको नहीं मिलने वाला। अब देखें, इसी पे भी लगाएं, un which is equal to 2n divided by n square. So it means that limit n approaches to infinity 2 power n divided by n square. So डायरेक्ट लगाएं तो आंसर नहीं आएगा, so क्या करते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं। So limit n approaches to infinity, एक्सपोनेंशियल का सेम एक्सपोनेंशियल आता है, और अगर एक्सपोनेंशियल में ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट ई के अलावा कोई हो तो फिर इसके साथ ln लिखा जाता है। सो ln 2 डिवाइडेड बाय 2n।
अब फिर भी वही सिचुएशन है, तो फिर से हम लॉपिटर रूल इस्तेमाल करेंगे। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये बेसिकली हो गया आपके पास ये 2n, फिर से डेरिवेटिव, और ln n, ln 2 पहले से खड़ा है और ln 2 फिर से आएगा, तो ln 2 का स्क्वायर कर दें डिवाइडेड बाय 2। अब ln 2 होल का स्क्वायर और 2 ये तो कांस्टेंट है, और इस पे लिमिट लगाएंगे तो इसकी लिमिट आती है इन्फिनिटी। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है। ln ये जो आपके पास, अगर हम इसकी मैं थोड़ा सिंपल बात करूं तो ये लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी 2 की पावर n हो तो 2 की पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, तो इट मीन दैट इसका आंसर आएगा इन्फिनिटी। सो ये भी आपका u1 अप्रोचेस टू 0 नहीं है, सो इट्स डाइवर्जेंट। ठीक है, सो इसको आप इस तरह से कह सकते हो। और इस तरह से कह रहे हो ना, आप इसको ये नहीं लिखेंगे कि भैया अल्टरनेट वो हमने कौन सा टेस्ट लगाया, वो टेस्ट लगाने फिर आप कह दे कि nth टर्म टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस, nth टर्म टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस। वो भी तो आपको यही कहता कि अगर un के जो आपके पास सीरीज आपको आ रही है वो आपकी जो nth टर्म है वो 0 के अलावा कुछ और आधा है, तो फिर आप क्या कहते हो, वो डाइवर्ज करते हो, तो इट मीन दैट ये भी तो 0 के अलावा ही कुछ आ रहा है तो डाइवर्ज कर रही है। सो इस तरह से ऐसा हो सकता है। सो इस तरह से कर सकते हैं। अब अगर हम 8 की बात करें तो 8 थोड़ा सा आपको डिफरेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर आप डायरेक्ट इसकी लिमिट नहीं ले सकते, क्योंकि अब डायरेक्ट इसकी लिमिट लोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि फैक्टोरियल फॉर्म आ रही है। तो हम जानते हैं जब भी फैक्टोरियल फॉर्म आती है तो उसको सबसे आसान सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो होता है रेशियो टेस्ट वाला। फैक्टोरियल की फॉर्म को सबसे ज्यादा और आसान जो है वो सॉल्व करने के लिए जो है फैक्टोरियल टेस्ट जो है, जो बेसिकली रेशियो टेस्ट है, वो यूज किया जाता है। तो अगर आप इसको उससे सॉल्व कर लें तो वो ज्यादा सूट करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ये जो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग वाला चक्कर है वो भी साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। हालांकि कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन उसकी तरफ आप जाने की बजाय आप इस पे क्या लगाएं, इस पे आप रेशियो टेस्ट का इस्तेमाल कर लें तो वो ज्यादा सूट करेगा। सो अगर हम उसकी तरफ देखें तो यहाँ पर आपका ये जो सारी टर्म है ये क्या है, an है। हमने क्या लेना, an का मॉडुलस लेना होता है, तो an का मॉडुलस लेना होता है, तो मॉडुलस में क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव खत्म हो जाएगा, बाकी तो नहीं, बस un ही ले लें। तो un विच इज इक्वल टू 10n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल, सॉरी स्क्वायर लिख दिया, फैक्टोरियल है। सो फैक्टोरियल, तो इन द सेम के un प्लस 1 वैल्यू क्या होगी, नथिंग बट 10 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस 1, मैं प्लस 1 की बजाय मैं n प्लस 2 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सो n प्लस 2 फैक्टोरियल। तो इट मीन दैट हमारे पास होता क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और मॉडुलस नहीं लगाने वाला मैं। मॉडुलस क्यों नहीं लगाने वाला, क्योंकि मॉडुलस का एक किस्सा हमने खत्म कर दिया, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। हमने ये जो एब्सोल्यूट वैल्यूज की नेगेटिव और पॉजिटिव वाली वो लिखी ही नहीं है। सो अगर ना लिखे ना तो फिर बस un प्लस 1 और un लिख दें तो कोई इशू नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हमने नेगेटिव ली नहीं है तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा बेसिकली 10 n प्लस 1 है तो मैं इसको लिख रहा हूँ 10n डॉट 10 डिवाइडेड बाय n प्लस 2 फैक्टोरियल खोल रहा हूँ n प्लस 2 और n प्लस 1 क्यों खोल रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं हमने कैंसिल करना है। मल्टीप्लाइड बाय, इसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 पावर n और इसकी ब्रैकेट। अब ये गया इससे, ये गया इससे, बाकी रह क्या गया 10 डिवाइडेड बाई n प्लस 2। तो अगर हम इस पे डायरेक्ट लिमिट लगाएं तो 10 प्लस n बाई 2, सो इट्स 0, 10 ओवर इन्फिनिटी प्लस, तो इट मीन दैट कि हम सिंपल बात करें तो 0 विच इज लेस देन 1, सो 1 से लेस आ गया, सो इट्स कन्वर्जेंट। सो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के पीछे की कहानी क्या होती है, अगर कोई सीरीज जो कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो उसका मतलब खुद कन्वर्जेंट है, तो इट मींस दैट इसका एब्सोल्यूट कन्वर्ज कर रहा है तो ये खुद क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। सो इट मींस दैट ये किस्सा तमाम हुआ। अब हम बात कर लेते हैं 9 की। तो 9 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम गौर करें तो यहाँ पर डायरेक्ट हम इसको डिक्रीजिंग भी साबित नहीं कर सकते, क्योंकि n की पावर यहाँ पर आ रहा है, बेसिकली n की पावर
n/10 की पावर n है। सो यहाँ पर इसको डिक्रीजिंग साबित करना भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ठीक है। सो इस पे रूट टेस्ट लगाएं तो रूट टेस्ट भी फेल होता है, क्योंकि अगर हम रूट टेस्ट लगाते भी हैं तो n/10 आ जाएगा रूट इसका कैंसिल होने के बाद, और इसका ये अप्रोच करेगी इन्फिनिटी को। सो हम जानते हैं कि ये इन्फिनिटी को जो है वो अप्रोच कर रही है, तो इट मीन दैट कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू डाइवर्ज कर दिया। एब्सोल्यूट वैल्यू डाइवर्ज करने का मतलब ये हरगिज नहीं होता कि उसकी जो बेसिक है, जो सीरीज वाली जो अल्टरनेटिंग सीरीज है वो क्या करेगी, वो कन्वर्ज करेगी। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर अगर ये कन्वर्ज कर जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो इसके पीछे वाली जो सीरीज है वो भी कन्वर्ज करती है, लेकिन अगर इसका एब्सोल्यूट डाइवर्ज कर जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पिछली भी डाइवर्ज करती है। वो मे और मे नॉट बी वाला केस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ना तो हम रूट टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही हम बेसिकली यहाँ पर इसके बारे में वो जो nth टर्म वाला है वो केस अभी फिलहाल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो देखते हैं कि क्या ये जो टर्म है ये जीरो को अप्रोच करेगी या नहीं करेगी, वो हम देख लेते हैं। हमने एक शर्त तो पढ़ी हुई है ना कि भाई अगर ये अल्टरनेटिंग है तो वो डिक्रीजिंग, और उसके साथ एक शर्त होती है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n ये बेसिकली un अप्रोचेस टू जीरो। अगर किसी तरह हम ये साबित कर दें कि un जीरो को अप्रोच करता ही नहीं है तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर प्रूव हो जाएगा कि ये क्या है, डाइवर्ज करती है। अगर ये un जीरो को अप्रोच करता है तो फिर कुछ कहा जा सकता है। अच्छा देखिए, हम ले लेते हैं लिमिट इसकी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n/10 होल की पावर इन्फिनिटी। अच्छा मैं आपको यहाँ पर बात बताऊं, अब अगर हम n ले लेंगे 10 से छोटा, ठीक है ना, 10 से छोटा लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा इसका 0। इफ n इज ग्रेटर n इज लेस देन 10, n इज लेस देन 10 लेंगे तो फिर ये आंसर आपको क्या मिल सकता है, फिर आपको यहाँ पर लेस देन 10 लेने से 0 तो फिर भी नहीं आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ आपको आंसर मिलेगा, क्योंकि n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, लेकिन n 10 से कम वैल्यूज के लिए आपको आंसर मिल रहा है, कुछ ना कुछ मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम n जो है वो 10 से बड़ा लेते हैं, क्योंकि हमने n को इन्फिनिटी तक लेके जाना है, ऐसा तो नहीं है कि हमने 10 तक रुक जाना है, तो हमने तो 10 को इन्फिनिटी तक लेके जाना है। तो अगर हम 10 को n जो इस केस में जिस केस का हम यूज करने वाले हैं 10 से कम के लिए, तो इसका कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम n 10 से बड़ा लेते हैं तो ये अगर बड़ा हुआ 10 इसको डिवाइड करेगा, रिजल्ट में आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा। अब सीधी सी बात है, एक बड़े नंबर पे एक छोटा नंबर डिवाइड कर, लेट से ये 10 नहीं है 11 है, क्योंकि हमने कहा है कि n 10 से बड़ा लेते हैं, तो लेट से 11 है, 11 पे 10 डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 1.1 विच इज ग्रेटर देन 1। तो जब भी हम n 10 से बड़ा लेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 1 से बड़ा। सो हम जानते हैं, हमारे पास एक थ्योरम है जिसको हम बेसिकली जो हमने चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2, उसमें ये कहानी सारी कर रहे थे। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x की पावर n विच इज इक्वल टू 0 इफ x का मॉडुलस इज लेस देन 1 और अदरवाइज x का मॉडुलस इज ग्रेटर देन 1 देन इन्फिनिटी। सो इसका आंसर क्या आने वाला है 1 से बड़ा। हमने अभी देखा है अगर हम n को 10 से बड़ा लेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा लेंगे तो इसकी जब इन्फिनिटी पावर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इन्फिनिटी विच डज नॉट इक्वल टू 0, कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो, ये इन्फिनिटी लिखने की बजाय ये इन्फिनिटी जो है, इन्फिनिटी तो सिर्फ उसी केस में आ सकता है ना कि जब हम इन्फिनिटी लेंगे, इन्फिनिटी के अलावा कुछ भी आंसर लेंगे तो 0 नहीं आएगा। सो 0 नहीं आएगा, ऐसे कह सकते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो है आपका un डज नॉट अप्रोच टू 0, ये कभी भी 0 को अप्रोच नहीं करेगा। तो ये 0 को अप्रोच नहीं करेगा तो इसको इस तरह से डाइवर्जेंट की तरफ लेके जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये शर्त है, ठीक है ना, कि हम n जो है वो 10 से बड़ा लेंगे, n से छोटा लेंगे तो फिर इशू हो सकता है। लेकिन फिर भी 0 तो फिर भी नहीं आने वाला, किसी भी केस में 0 तो नहीं आता, ठीक है। तो ये सीन हो गया इस तरह से। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास सीधा सीधा है,
इसकी अगर हम बात करें तो ये आपको डिक्रीजिंग भी नज़र आता है, और ये तो मेरे ख्याल में हमने पीछे भी कहीं पे किया है, ये तो हमने पहले भी किया कि ये वैल्यू वैसे भी पॉजिटिव होती है, हमने देखा है कि ये पॉजिटिव होती है। सो ये पॉजिटिव है, लॉन एन जो है 1/ln n क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है। दूसरा केस हमारे पास क्या है कि हम जानते हैं कि 1/ln n + 1 जो है ये क्या है, इसका आंसर आता है लेस देन एंड इक्वल टू लॉन 1/ln n से। सो इसका मतलब un + 1, ये पहले हमने प्रूव किया है कि un से छोटा आता है। सो दूसरी कंडीशन भी पूरी होती है। तीसरी कंडीशन 1/∞ln ∞ 0। सो बेसिकली un जो है वो 0 को अप्रोच करता है, तो ये कन्वर्ज करता है सीधा सीधा, हमने पहले भी इसको देखा है, पीछे मेरे ख्याल में इन्होंने क्वेश्चन को रिपीट कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं 11 की। तो 11 में आपके पास जो फर्स्ट केस में आ रहा है un विच इज इक्वल टू बेसिकली क्या आ रहा है, un विच इज इक्वल टू ln n डिवाइडेड बाय n। सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास ये पॉजिटिव आएगा कब, un इज ग्रेटर देन 0 वेयर n इज ग्रेटर देन 1। क्योंकि इक्वल टू वाला केस हम नहीं लगाने वाले, क्योंकि अगर हम यहाँ इक्वल टू लगाएंगे ना भाई, तो ये भी इक्वल टू लगाना पड़ेगा, क्योंकि ln 1 तो 0 होता है, सो ओवरऑल 0। अगर हम 1 लेंगे जो है, जो हमारा n है, अगर हम n 1 लेंगे तो 1 में हमारे पास क्या आएगा, 1 में हमारे पास 0 आएगा। तो हमने पॉजिटिव टर्म लेनी है, तो हम n 1 से बड़ा लेते हैं तो फिर हमें क्या है, पॉजिटिव आंसर मिलता है, अदरवाइज जो है 0 भी मिल सकता है। सो एक केस। दूसरे केस जो है, यहाँ पर दूसरा केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरे केस में क्या है कि यहाँ पर आप इसको जो है un + 1 जो है बाय डेफिनेशन इसको अगर प्रूव करने की कोशिश करोगे तो आपके लिए टफ हो सकता है, वो इतना आसान नहीं है कि हम इसको डेफिनेशन से प्रूव कर दें कि ये जो है un + 1 जो है वो इससे लेस है। सो उसके लिए जो हमारे पास रूल है वो डेरिवेटिव वाला है, तो un डैश विच इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव n², अब n सिंपल और ln n का डेरिवेटिव 1/n माइनस, अब ln n को सिंपल छोड़ रहा हूँ और n का डेरिवेटिव 1, सो लिखने की जरूरत नहीं है। तो इट मीन दैट मैं इसको लिखूंगा तो क्या आएगा, 1 - ln n डिवाइडेड बाय n²। अगर मैं यहाँ पे लेट से क्रिटिकल पॉइंट निकालने की कोशिश करूँ तो इसको 0 को इक्वल पुट करूँगा तो n 0 आएगा, ठीक है ना। तो 0 क्रिटिकल पॉइंट होने से ना होने से क्या फर्क पड़ता है, हमारा तो n 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 वाला क्रिटिकल पॉइंट तो वैसे भी हमारे बाहर है, तो इसको साइड पे कर देंगे। अब 1 - ln n अगर 0 हुआ तो 1 विच इज इक्वल टू ln n हुआ। तो अगर हमें n की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, e ले लेंगे, तो एक्सपोनेंशियल पावर 1 विच इज इक्वल टू e पावर ln n। सो इट मीन दैट n, सो n विच इज इक्वल टू e, n विच इज इक्वल टू e हो तो तब भी हमारे पास ये 0 आता है। तो इट मीन्स दैट कि अगर हम जो है n जो है इसकी वैल्यू e से बड़ी लेंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमारे पास इसको हम बेसिकली देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर n जो बेसिकली e है ना, बेसिकली हम बड़ी ले रहे हैं इस वैल्यू। तो इट मीन दैट अगर हम इसको इंटरवल में लिख रहे हैं तो e टू इन्फिनिटी हम ये केस बना रहे हैं। 1 वाला केस हमने देखा है, 1 पे हमें आंसर जो है वो नहीं मिलता, 0 मिलता है, तो वो तो वैसे हमारे केस में भी नहीं आ रहा। तो अब इनमें से कोई एक वैल्यू लेते हैं, e और इन्फिनिटी के दरमियान कोई पॉइंट लेते हैं और आंसर चेक करते हैं कि आया कन्वर्ज करता है कि डाइवर्ज करता है, सॉरी पॉजिटिव देता है कि नेगेटिव देता है। सो e जो है 1 पॉइंट समथिंग है तो 2 वैल्यू लेते हैं, तो ln 2 जो होता है बेसिकली 1 से वैल्यू बड़ी देता है तो नेगेटिव आंसर आता है, ठीक है ना। ln 4 ln ये आप जो भी वैल्यू ले लेंगे आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है। सो इट मीन दैट कि यहाँ पर आपके पास ये जब हम लेते हैं, ये यहाँ पर लिख लें, यहाँ पर आप इसको लिख लें, ये कि आपका un डैश जो है ये क्या है, लेस देन है 0 फॉर n इज ग्रेटर देन e। अगर आप n ग्रेटर देन e लेंगे तो फिर आपको आंसर 0 से लेस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इससे पिछले जो पॉइंट्स हैं उस पर आपको आंसर जो है वो नेगेटिव नहीं मिलेगा। अब ये केस तो हमने कर लिया, अब देखते हैं तीसरा कंडीशन। तीसरा जो है वो तो सेम है कि un विच इज इक्वल टू ln n डिवाइडेड बाय n। सो इट मीन दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un डिवाइडेड बाय n। सो इट मीन दैट डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि हम लिमिट तो ले नहीं सकते इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। सो इट मीन दैट कि यहाँ पर हम इसको इसको लॉपिटल रूल लगाएंगे। सो लिमिट n approaches to infinity 1/n divided by 1, so it means that 0.
सो विच इज जीरो आ गया। सो किस्सा यही करना था कि हमने पहले पॉजिटिव भी पुट किया और डिक्रीजिंग भी साबित किया और फिर हमने ये UN अप्रोचेस टू जीरो भी कर दिया। सो ये कन्वर्ज कर रही है किस वैल्यू के लिए, n इज ग्रेटर देन e के लिए ये कन्वर्ज करती है, अदरवाइज ये यहाँ पे नहीं बता सकते। सो ये कन्वर्ज करती है n इज ग्रेटर देन e के लिए। अब हम 12 की बात कर लेते हैं। तो 12 में आपके पास जो UN आ रहा है वो आ रहा है ln into 1 plus 1 by n। सो ये तो आपका UN अप्रोच टू जीरो करता है सीधा सीधा। आप देखेंगे जब इन्फिनिटी लगाएंगे तो 1 इन्फिनिटी जीरो, सो ln 1 तो जीरो होता है। तो आपको नजर आ रहा है कि U तो आपको जीरो को अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। तो ये भी आपको नजर आ रहा है कि ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा यहाँ पर जब आप n 1 से बड़ा लेंगे तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेंगे, क्योंकि 1 भी लेंगे तो ln 2 जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ये तो आपको नजर आ रहा है कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए आपको आंसर क्या मिल रहा है, ये यहाँ पर आपको पॉजिटिव मिल रहा है। दूसरे केस में आप इसको जो है प्रूव करना है कि आपने कि क्या ये डिक्रीजिंग है कि नहीं है। सो उसके लिए आप डेरिवेटिव ले लें या फिर बाय डेफिनेशन अप्लाई करना, जो आपको बेस्ट लगता है वैसा कर सकते हैं, ऐसा प्रॉब्लम नहीं। सो इट मीन दैट कि हमें क्या करना है, हम यहाँ पर UN का डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो UN का डेरिवेटिव 1 प्लस ये इसका एंगल है तो 1 डिवाइडेड बाय x होता है, तो 1 प्लस 1 बाय n, और 1 बाय n का फर्दर डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, सो नहीं लिखेंगे, चलो लिख लेते हैं। और 1 ओवर n का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 ओवर n का डेरिवेटिव आता है नेगेटिव 1 ओवर n स्क्वायर। सो इट मीन दैट यहाँ पर इसका डेरिवेटिव आएगा 1 ओवर n स्क्वायर। सो ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अब इसको थोड़ा अरेंजमेंट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है हमारे पास। सो यहाँ पर ये नेगेटिव 1 बाय n स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका एलसीएम लें तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n, तो इट मीन दैट n से कैंसिल हो जाएगा। और इसको अगर लिख लें तो UN डैश विच इज इक्वल टू नेगेटिव 1 ओवर n इंटू n प्लस 1 आ रहा है, ठीक है ना। एक n सुपर ये कैंसिल हो जाएगा और ये n नीचे आ जाएगा, तो बेसिकली ये हो गया आपके पास। सो n चूंकि पॉजिटिव है, ये 1 है, ये 1 से बड़ा है, 1 ये 1 से बड़ा है, तो ये पॉजिटिव टर्म है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो विच इज लेस देन 0 वेयर n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 नजर आ रहा है यहाँ पे कि n की पॉजिटिव वैल्यू लें तो ये नेगेटिव आता है, ठीक है। अगर नेगेटिव वैल्यू लें तो फिर हमारे पास जो है फिर हमारे पास ये पॉजिटिव भी आ सकता है। सो इस चीज को हम देख रहे हैं कि ये क्या है, डिक्रीजिंग हो गया है क्योंकि इसका डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 आ रहा है इन वैल्यूज के लिए। तो अब UN अप्रोच टू इन्फिनिटी वाला केस तो सिंपल ही है, UN विच इज इक्वल टू बेसिकली ln इंटू 1 प्लस 1 ओवर n है। सो इट मीन दैट के लिमिट ले लें n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और UN विच इज इक्वल टू बेसिकली लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और ln इंटू 1 प्लस 1 बाय n। सो 1 ओवर n इन्फिनिटी तो ln 1 होता है 0। सो इट मीन दैट कि UN अप्रोचेस टू 0 हो गया। सो ये कन्वर्ज करती है। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट में सिचुएशन जो है वहां पर भी वही सीन जो है ऑन हो रहा है। सो देखते हैं 13 है तो UN विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ये तो नजर आ रहा है कि ये पॉजिटिव है क्योंकि n की वैल्यू 1 है तो 1 से बड़ी है तो पॉजिटिव है। सो ये तो नजर आ रहा है कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ये चीज क्या है, पॉजिटिव है। दूसरे केस में क्या है, डेरिवेटिव ले लें तो UN डैश विच इज इक्वल टू n प्लस 1 इसका स्क्वायर और n प्लस 1 सेम, और उसका डेरिवेटिव आएगा 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट n माइनस, अब स्क्वायर रूट n को सेम छोड़ देंगे और इसका डेरिवेटिव तो 1 आता है, किस्सा खत्म हो गया। अब इसको थोड़ा देखते हैं, ये इसका एलसीएम लेके इसको नीचे लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट n इंटू n प्लस 1 इसका स्क्वायर। मैंने क्या किया, इसका एलसीएम लिया, इसको नीचे ले आया और इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दूंगा सीधा सीधा, तो n प्लस 1 यहाँ से आ गया और ये इधर से मल्टीप्लाई होगा तो बेसिकली 2 स्क्वायर रूट n से मल्टीप्लाई होगा तो 2n। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बेसिकली आता है कितना 1 माइनस n डिवाइडेड बाय, ये आपके पास क्या आता है 2 स्क्वायर रूट n इंटू n प्लस 1 इसका स्क्वायर। सो ये आता है। अब डेरिवेटिव हमारे पास आ गया। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन मेरे ख्याल में हमने पहले भी किया है,
यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो ये आपका 0 और यहाँ से निकालेंगे तो -1। तो ना तो -1 हमारे काम का है और ना ही हमारा 0 काम का है। और बाकी रह गया यहाँ से निकालेंगे पॉइंट, इसको 0 करेंगे तो ये हमारे पास 1 आएगा। और 1 से इन्फिनिटी हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमें नेगेटिव मिलेगा। क्योंकि देखिए -2 पुट करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, ये तो पॉजिटिव देने वाले हैं। सो बेसिकली यहाँ पर हम देख रहे हैं कि UN डैश जो है ये लेस देन आएगा 0 जब हम n ग्रेटर देन बेसिकली ग्रेटर देन 1 लेंगे। अगर 1 लेंगे तो फिर जो है 0 आएगा, ठीक है ना। सो 1 से बड़ा लेंगे तो इट मीन दैट ये क्या है, ये भी आपके पास हो गया कि ये क्या कर रहा है, ये आपके पास डिक्रीजिंग है। अनलिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ले लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। सो UN which is equal to square root n plus 1 divided by n plus 1, अगर हम लिमिट लें तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, डायरेक्ट लिमिट ले नहीं सकते तो लॉपिटर रूल इस्तेमाल करेंगे। तो 1/2 स्क्वायर रूट n और इसका डेरिवेटिव आता है 1, ठीक है। सो 0 हो गया ये। सो UN जो है बेसिकली नज़र आ रहा है कि ये 0 को अप्रोच कर रहा है। सो फॉर n इज ग्रेटर देन 1, सो इट मीन दैट कि ये कन्वर्ज कर रही है। सो इस तरह से इस क्वेश्चन का ये सोल्यूशन है। अब हम 14 की बात कर लेते हैं। तो 14 बेसिकली 13 से भी आसान है। यहाँ पर आप डायरेक्ट इसकी लिमिट लगाए तो आपको आंसर जो है 3 मिलता है। तो इस केस में आप कह सकते हो कि ये डाइवर्जेंट है। तो यहाँ पर देख लें कि अगर हम इस पर डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, डायरेक्ट लिमिट लगाएं तो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, तो हम क्या रहे हैं, n कॉमन ले रहे हैं। सो 3 बेसिकली n कॉमन लेंगे तो इसको बाहर निकाल देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं 1/1/n डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n, यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, और 1 + 1/स्क्वायर रूट n। सो बेसिकली ये गया इससे कट। अब लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी तो 1 और इन्फिनिटी 0, सो 1 और 1 इन्फिनिटी 0, सो इट मीन दैट 3, सो 3 डज नॉट इक्वल टू 0, सो इट मीन दैट nth टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस, ये डाइवर्ज कर गया है। सो इस तरह से इसका किस्सा तमाम हुआ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ क्लास वालों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।